हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रोथ से रिलेटेड ही कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट ग्रोथ कि ग्रोथ क्या होती है, जो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंजेस होते हैं। फिर हमने उसकी साइट को देखा कि किस जगह पे ग्रोथ होती है। उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो डिटेल स्टडी है, उसके टाइप्स और उसके रीजन्स, वो सब स्टडी करे। फिर हमने ये देखा कि ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, उससे रिलेटेड जो ग्राफ हमारे पास बनता है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अब इसी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जो होता है, एक ऐसा पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें प्लांट्स को वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद एक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर हम वो कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये वर्नलाइजेशन कहलाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो वर्नलाइजेशन होता है, ज़्यादातर जो भी प्लांट्स होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उनका टेम्परेचर पर इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। जैसे हमने देखा था कि फोटो पीरियड बोलते हैं। तो पहले की जो स्टडी हुई थी उसमें एक साइंटिस्ट थे लाइसेनको। इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। दिस लाइसेनको इन द ईयर 1920 ही स्टडीड द प्लांट्स स्पेशली ऑन राइस। उन्होंने राइस की जो है दो वेराइटी ली, एक जो कि विंटर में उगाई जाती है और दूसरी जो कि स्प्रिंग में लगाई जाती है, और उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट उन्होंने नोटिस किया। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी फैक्टर होता है दैट इज़ लाइट एंड देन द टेम्परेचर इज सेकेंडरी। मतलब लाइट का जो है वो बहुत ज़्यादा मेन इफेक्ट पड़ता है, और वो भी उसके फ्लावरिंग प्लांट। अगर प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें लाइट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एंड देन द टेम्परेचर कम्स, इट इज़ द सेकेंडरी फैक्टर। लेकिन अगर अपन बाइनियल प्लांट की, ये तो बात थी एनुअल प्लांट में जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर अपन बाइनियल प्लांट लेते हैं, बाइनियल प्लांट मतलब जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 ईयर्स में कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर, पहले साल में उनकी केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब उसमें केवल रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब का डेवलपमेंट होता है, लेकिन फ्लावर नहीं बनते हैं। और जो फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है या जो जेनेटिक फेज होती है वो उनमें सेकेंड ईयर में होती है। यानी कि जो सेकेंड ईयर है उसमें फ्लावर्स आते हैं। बाइनियल प्लांट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ओनली उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग आती है। लेकिन वो फ्लावरिंग कब आएगी, व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड विथ कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर उनमें विंटर सीजन आता है उनकी लाइफ साइकिल में, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग पीरियड से पहले वो लो टेम्परेचर को अगर फेस करते हैं, अगर हम उन प्लांट्स को, जैसे फर्स्ट ईयर में उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है और सेकेंड ईयर में फ्लावर से पहले अगर हमने उनको लो टेम्परेचर दिया, देन ओनली द फ्लावर्स विल अकर। कोल्ड वैरायटी जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो हमें कोल्ड टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर जो समर प्लांट्स होते हैं तो उनमें हम ये आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं। उनको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देंगे 0 to 5 डिग्री, और उसके बाद में ही उनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, कॉरॉइड जो था एक साइंटिस्ट था और उसने क्या बताया 1960 में, he said that the ability of flowering by cold treatment, flowers can be produced by cold treatment. So flowering can be done on treatment with cold condition. अगर हम उनको कोल्ड टेम्परेचर नहीं देते हैं तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ये बताया हमें कॉरॉइड ने। और इस चीज़ को हमने नाम दिया वर्नलाइजेशन। इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन टेक्निक जो होती है ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है
जैसे सीड्स है, अगर हमें वर्टिलाइजेशन करना है तो हम सबसे पहले किसी भी सीड को वाटर में सोक करेंगे एंड देन ये कोई भी सीड है इसको हम सोक इन वाटर करेंगे, वाटर में सोक करने के बाद वी विल ट्रीट इट टू 0 to 5 डिग्री। हम उसको पहले ही इतना टेम्परेचर दे देते हैं। तो कोल्ड टेम्परेचर होने से क्या होता है कि जो उनमें फ्लावरिंग वाली जो प्रोसेस होता है वो इनिशिएट हो जाता है। कोल्ड ट्रीटमेंट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ सम सब्सटेंस विच आर जस्ट सिमिलर टू हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वर्नलाइजेशन के कारण बन रहे हैं और फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। मेल्चर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि वर्नलाइजेशन करने पर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं वेलेनिन। ये जो वेलेनिन है इट इज सिमिलर टू फ्लोरिजेन। ये फ्लोरिजेन जो है ये हार्मोन फ्लावरिंग के लिए सिमिलर टू हार्मोन एक्चुअली। ये जो केमिकल है फ्लोरिजेन, ये फ्लोरिजेन ही फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो वर्नलिन इज द प्रेडिसर ऑफ हार्मोन फ्लोरिजेन एंड इनिशिएट द फ्लावरिंग प्रोसेस। वर्नलिन और फ्लोरिजेन ये दोनों, इनका आइसोलेशन अभी तक नहीं हुआ है, बट ये दोनों कोल्ड टेम्परेचर देने पर प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ही फ्लावरिंग होती है। अगर हम किसी भी वर्नलाइज्ड सीड या प्लांट्स को हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा दें, उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दें, तो ये जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड देन वी कॉल इट डीवर्नलाइजेशन। तब हम उसे कहेंगे डीवर्नलाइजेशन, यानी कि जो वर्नलाइजेशन है उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो बाइनियल प्लांट होते हैं उसमें प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो 2 years में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड ईयर में जेनेटिक ग्रोथ, एंड फॉर दैट फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। उन फ्लावर्स का प्रोडक्शन जो होता है वो वर्नलिन हार्मोन से होता है। दिस वर्नलिन हार्मोन इज द प्रेडिसेसर ऑफ फ्लोरिजेन। ये जो फ्लोरिजेन हार्मोन होता है ये प्लांट में फ्लावरिंग करता है और इसको प्रोड्यूस होने के लिए प्लांट्स को सेकेंड ईयर में कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये हम आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं या प्लांट की लाइफ साइकिल में अगर विंटर सीजन आती है तो ये उससे भी इनिशिएट हो जाता है। अगर हम वर्नलाइज्ड सीड को हाई टेम्परेचर देंगे तो डीवर्नलाइजेशन हो जाएगा। डी मतलब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, यानी वर्नलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज वर्नलाइजेशन। Now the next topic is senescence. सेनिसेंस का मतलब होता है हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका बर्थ होता है, धीरे धीरे वो मेच्योरिटी गेन करता है और मेच्योरिटी गेन करने के बाद में उसमें धीरे धीरे डिटोरिएटिव प्रोसेस होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेच्योरिटी है उससे ओल्ड एज की तरफ वो मूव करता है। उसके जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम करते जाते हैं, रिड्यूस होती जाती है, उसकी कैपेबिलिटी में कमी आती जाती है। तो मेच्योरिटी से उसकी डेथ की तरफ मूव करना या उसके पार्ट्स जो डिस्ट्रॉय होते हैं उसकी तरफ मूव करना, दैट इज सेनेसेंस। लाइफ टाइम मतलब कि बर्थ से डेथ तक का टाइम पीरियड, उसमें जो मिडिल पार्ट होता है दैट इज नोन एज मेच्योरिटी। धीरे धीरे पहले प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं और जैसे ये सपोज दिस इज द सीड, अब ये सीड धीरे धीरे मेच्योर होता है और इससे एक नया प्लांट बन जाता है, तो दिस इज मेच्योरिटी। और फिर समय के साथ साथ लाइफ में जैसे जैसे ये प्रोसीड करता है वैसे वैसे इसकी लीव्स शेड ऑफ होती जाती है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इसमें डिटोरिएटिव चेंजेस आते हैं तो इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड होता है मेच्योरिटी से डेथ तक का, दैट इज नोन एज सेनेसेंस। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी क्रिएचर जो है वो इमॉर्टल नहीं होता है। अगर उसने अर्थ इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ देन इट हैड टू डाई आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो बर्थ से डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज लाइफ टाइम। बर्थ टू डेथ ये टाइम पीरियड तो कहलाता है लाइफ टाइम, उसका जीवन काल। बट आफ्टर अचीविंग द मेच्योरिटी, जब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म मेच्योरिटी को गेन कर लेता है देन
उसके बाद में उसमें डिटोरिएटिव प्रोसेस होने लग जाते हैं विच लीड हिम टू डेथ। ये जो टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिल डेथ, दिस इज नोन एज सेनेसेंस। इस समय क्या होगा, कोई भी प्लांट जो होता है वो वीक हो जाता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सेनेसेंस के हैं। अब सेनेसेंस जो है इसको हम 4 टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले होल प्लांट सेनेसेंस, होल प्लांट सेनेसेंस, नाम से पता चल रहा है होल प्लांट। होल प्लांट का मतलब होता है कि किसी भी एनुअल प्लांट है कोई भी जिसकी लाइफ साइकिल 1 ईयर है, अब उस प्लांट में फ्रूट फॉर्मेशन के बाद वो पूरा का पूरा प्लांट ही येलो हो जाता है और धीरे धीरे वो गिर जाता है या द एंड हो जाता है उसका, तो दैट इज नोन एज होल प्लांट सेनेसेंस। फाइनली वो प्लांट जो होगा वो क्या करेगा, एनुअल लाइफ साइकिल है, मतलब 1 साल में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो फ्रूट फॉर्मेशन के बाद वो प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे येलो होते हुए डेड हो जाता है। दिस इज नोन एज होल प्लांट सेनेसेंस। जैसा कि हम बीट में देख सकते हैं, टमेटो में देख सकते हैं। सेकेंड केस हमारे पास आता है एपेक्स सेनेसेंस। अब नाम से हमें समझ में आता है एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टिप, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज डाइंग। एपेक्स यानी टॉप मोस्ट एपिकल पार्ट, तो एपिकल पार्ट जो होता है केवल वो ही डाई होता है, एपिकल पार्ट इज डाइंग एंड एवरी ईयर द अंडरग्राउंड स्टेम एंड द रूट्स आर अलाइव। उसमें जो भी जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है वो सारा तो अलाइव रहता है, सिर्फ जो टॉप पार्ट होता है, जो एपिकल पार्ट होता है, केवल वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके कारण से उस अंडरग्राउंड पार्ट से वापस से नया पार्ट जो है वो रीबिल्ड हो जाता है। रूट्स आर अलाइव, या जो भी पार्ट उसका जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड पार्ट है, वो अलाइव रहता है और उससे वापस ये अपने आप को रीबिल्ड कर लेता है। इट विल रीबिल्ड, वापस से बना लेगा। तो दिस इज नोन एज एपेक्स सेनेसेंस। देन द थर्ड केस इज लीफ फॉल सेनेसेंस। अब केवल लीफ गिरी तो इट इज नोन एज लीफ फॉल सेनेसेंस। इन मैनी प्लांट्स लीव्स फॉल इन ऑटम, जैसा कि हमें पता है पतझड़ होती है तो सारी जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती है, लेकिन उस प्लांट के स्टेम एंड रूट ये 2 चीज अलाइव रहती है, केवल उसकी लीव्स गिरती है, तो इट इज नोन एज लीफ फॉल सेनेसेंस। फिर ये जो लीफ है ये फेवरेबल कंडीशन आने पर वापस से रीजर्मिनेट हो जाती है। देन द लास्ट वन इज सक्सेसिव, सक्सेसिव सेनेसेंस। सक्सेसिव सेनेसेंस मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर कोई भी एनुअल प्लांट है, ओल्ड लीव्स जो है वो उसकी गिर जाती है किसी भी सेनेसेंस से पहले। आफ्टर दिस अदर लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स दे आर आल्सो सेनेसेंट एंड डाई, देन इट इज नोन एज सक्सेसिव सेनेसेंस। कि पहले तो केवल ओल्ड लीव्स गिरती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो नई लीव्स है, उसका स्टेम है, उसके रूट्स है, सारे पार्ट, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो लीव्स गिरी है, उसके बाद में रूट गिरती है, शूट गिरता है, देन उसके बाद में उसकी रूट्स भी धीरे धीरे सूख जाती है, तो इससे एक के बाद एक सारे प्लांट्स जो भी पार्ट हैं वो सारे डाइड हो जाते हैं, तो इट इज नोन एज सक्सेसिव सेनेसेंस। ये जो सेनेसेंस है इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ABA, एब्सिसिक एसिड, दूसरा इथाइलिन। इन 2 हार्मोन से हम इसको प्रमोट करते हैं। Now the next term is abscission, which is related to growth. Abscission word जो है वो डिराइव हुआ है एब्सिसिक एसिड से। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक प्लांट हार्मोन है और ये हार्मोन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग, चाहे वो लीव्स की हो, चाहे फ्लावर की हो, चाहे फ्रूट की हो। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किसी भी प्लांट से उसकी जो लीव्स हैं वो सारी नीचे गिर जाती है। फ्रूट्स होते हैं,
तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नीचे गिर जाते हैं, या फ्लावर्स बनते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी शेड ऑफ हो जाते हैं। तो दिस फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट फ्रॉम द मदर प्लांट, दिस इज नोन एज एब्सिस। किसी भी प्लांट के लीव्स, फ्रूट या फ्लावर का उसके मदर प्लांट से सेपरेट होना और नीचे गिर जाना, शेड ऑफ हो जाना, दिस इज नोन एज एब्सिस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के जो बेसल पार्ट होता है, उसकी जो लीव्स होती है, जहाँ पर वो प्लांट अटैच होता है, जैसे दिस इज द लीफ, तो लीफ का ये जो बेसल पार्ट है, यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि प्लांट में दो सेल के बीच में सेल वॉल होती है, दे आर कनेक्टेड बाय सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है वो पैक्टिनेज और सेल्यूलोज एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाती है। यहाँ पर दो एंजाइम एक्ट करते हैं, पैक्टिनेज एंड सेल्यूलोज। इन दोनों एंजाइम्स के कारण से इनके बीच की जो बाइंडिंग लेयर होती है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट होने के कारण से ये दोनों जो सेल है अब एक दूसरे के बीच में सेपरेट होने लग जाती है और यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एब्सिसिक लेयर। और ये जो लेयर है इसके फॉर्मेशन से यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और कभी भी अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आता है, किसी भी तेज़ विंड के फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में, या कोई भी ऐसा रीज़न आता है जिसके कारण से यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, तो ये दोनों जो सेल है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने के कारण से ये डिटैचमेंट का कारण बन जाती है। हैवी रेन या विंड जब भी ब्लो करेगी तो ये एब्सिसन लेयर जो है इसके टूट जाने के कारण से प्लांट का ये जो पार्ट होता है ये पूरा उससे शेड ऑफ हो जाएगा और इस प्रोसेस को वी विल से एब्सिसन। एब्सिसन जो है ये चेंज, इट इज ड्यू टू चेंज इन हार्मोनल बैलेंस, और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। तो ओवरऑल जिसे हम पतझड़ कहते हैं, एक तरह से ये वही हुआ कि प्लांट का कोई भी पार्ट है वो यहाँ पर मदर प्लांट से सेपरेट हो रहा है। Now the next topic related to growth is dormancy. डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि प्लांट्स में हमें पता है कि सीड जो होता है प्रिपेयर होने के बाद में जब उसका डिस्पर्जल हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है तो वो जर्मिनेट होता है। लेकिन कई बार फेवरेबल कंडीशन होने के बाद में भी जब सीड जर्मिनेट नहीं होता है, देन वी कॉल दैट स्टेज एज डॉर्मेंट स्टेज। उस स्टेज को हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज एंड द फिनोमिना इज नोन एज डॉर्मेंसी। फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है बट द सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग, देन वी कॉल इट डॉर्मेंसी। तो एक तरह से ये सस्पेंडेड स्टेज होती है। आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सीड इन द प्लांट, सीड जो है वो ग्रोथ होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है उनके अंदर फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है बट स्टिल इट इज़ नॉट जर्मिनेटिंग, तो दिस इज डॉर्मेंट स्टेज। Due to tendency the seed germination is temporarily suspended। जो germination का जो process है वो क्या हुआ, temporarily suspend हो गया, कुछ समय के बाद हो गई। तो the process of germination is temporarily suspended for a particular period of time। ये जो सस्पेंडेड पीरियड है ये वेरी करता है, किसी प्लांट्स में ये 10 ईयर्स तक हो सकता है, तो कुछ प्लांट्स में इवन इट कैन बी अप टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसे ल्यूपिन एक प्लांट है, इस ल्यूपिन प्लांट के अंदर जो डॉर्मेंसी पीरियड है इट कैन बी अप टू 1000 ईयर्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डॉर्मेंट स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, जैसे पीज है, राइजोफोरा है, तो इनके अंदर डॉर्मेंसी पीरियड होता ही नहीं है। तो इस तरह से जो डॉर्मेंसी है वो एक तरह से टेम्पररी सस्पेंडेड पीरियड होती है। डॉर्मेंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डॉर्मेंसी एंड सेकेंडरी डॉर्मेंसी। प्राइमरी डॉर्मेंसी किसे कहेंगे? When the mature seed do not immediately germinate,
अगर कोई भी सीड है वो इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं हो रहा है, दो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंडीशंस आर फेवरेबल, स्ट्रक्चरली भी वो बिल्कुल फिट है, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली बोथ द कंडीशंस आर फेवरेबल। ये दोनों कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है जर्मिनेशन के लिए, बट फिर भी उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं होता है, then we call it primary dormancy. While some mature seeds have dormancy due to changes which are occurring in the storage period. उनका जो storage period है उसमें changes होते हैं, and because of that जो dormancy होती है that is known as secondary dormancy. Storage period में changes हो जाते हैं, तो that is known as secondary dormancy. कहने का मतलब ये कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली वो फिट है बट फिर भी जर्मिनेट नहीं हो रहा है, देन इट इज प्राइमरी। और अगर फंक्शनली या स्ट्रक्चरली उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण से जो सीड है वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाता है, देन वी कॉल इट सेकेंडरी डॉर्मेंसी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डॉर्मेंसी? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से कुछ जो है वो एक्सोजीनियस होते हैं बाहर से, और कुछ जो होते हैं वो एंडोजीनियस फैक्टर्स होते हैं। इनमें हम देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला फैक्टर हम लेते हैं सीड कोट। सीड कोट का मतलब जो सीड है उसके जो बाहर की कवरिंग होती है जो कि इंटेगुमेंट से बनती है, इस सीड कोट के कारण से भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता है और जो सीड है वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो सीड कोट है इट बिकम्स इम्परमिएबल फॉर वाटर, यहाँ से ये जो है वाटर को अंदर एंट्री नहीं देता है, और हमें पता है कि प्लांट में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो ये जो सीड कोट है ये क्या बन जाता है, एक तरह से मैकेनिकल बैरियर बन जाता है, इट बिकम्स बैरियर फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर जो एम्ब्रियो है इसके लिए ये बैरियर का काम करेगा क्योंकि ये वाटर की एंट्री नहीं देगा, हार्मोन्स की एंट्री नहीं देगा, तो इस तरह से फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। देन सेकेंड केस जो हम ले सकते हैं वो है इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। हमारा जो एम्ब्रियो है वो ही इमेच्योर है, उसका डिस्पर्जल जो है वो पूरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले ही हो जाता है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे आर डिस्पर्स बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, तो उस केस में भी जर्मिनेशन नहीं होगा तब तक कि एम्ब्रियो पूरी तरह से मेच्योर ना हो जाए। देन द थर्ड कंडीशन इज रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड। थर्ड केस हम ले सकते हैं आफ्टर राइपनिंग पीरियड। इसका मतलब है कि जो सीड है वो कुछ प्लांट्स के इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं होते हैं बल्कि उनको एक रेस्टिंग फेज की ज़रूरत होती है। डिस्पर्जल के बाद वो कुछ समय तक एक पर्टिकुलर रेस्टिंग फेज में रहते हैं और इस समय वो जो है वो जर्मिनेशन की एबिलिटी को गेन करते हैं और उसके बाद में ये फेज कंप्लीट होने के बाद में ही वो जर्मिनेट करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज टेम्परेचर। सीड जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स के अंदर उनको जर्मिनेशन के पहले कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जब तक अपन वो टेम्परेचर उनको नहीं देंगे तब तक उनमें जर्मिनेट नहीं होगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विंटर सीजन है वो उनके उसमें से पास होना चाहिए नेचुरली, या हम उनको आर्टिफिशियली भी एक कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे चेरी प्लांट है तो उस चेरी प्लांट में हमें आर्टिफिशियली एक कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो उसके बाद ही उसके अंदर जर्मिनेशन की एबिलिटी आएगी। Then next is presence of inhibitors. Presence of inhibitors. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स के अंदर ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड, जैसे फिनोलिक एसिड। ये सब्सटेंस जब तक प्रेजेंट है तो ये इनहिबिटर का काम करेंगे। तो ऐसे केस में हम उनको कुछ हार्मोन्स जैसे जिब्रेलिन को अप्लाई करके और ये जो जर्मिनेशन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो प्लांट्स में जर्मिनेशन को रोकते हैं।
उसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले सीड कोट जो कि वाटर को एंट्री नहीं देता है। देन इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो की एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ, उसके पहले ही उसमें डिस्पर्जल हो गया। देन आफ्टर राइपनिंग पीरियड कि प्लांट्स को कुछ पर्टिकुलर रेस्टिंग फेज की जरूरत होती है और वो पास आउट होने के बाद ही उनके अंदर जर्मिनेशन होता है। देन वी कैन से टेम्परेचर कि प्लांट्स को जर्मिनेशन से पहले लो टेम्परेचर देना पड़ता है। जब तक वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक प्लांट जो है वो डॉर्मेंट रहेगा। कुछ इनहिबिटर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं सीड में, जैसे एब्सिसिक एसिड हमें पता है वो इनहिबिटरी हार्मोन है, तो उसको रिमूव करने के लिए उसके इफेक्ट को हमें फिर जिब्रेलिन जैसे हार्मोन को इंड्यूस कराना पड़ता है। तो व्हाट आर द मेथड्स फॉर ब्रेकिंग सीड टर्मिनेशन, हम उसको किस तरह से डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हम यही कर सकते हैं स्क्लैरिफिकेशन। द फर्स्ट मेथड इज स्क्लैरिफिकेशन। स्क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे हमें पता है कि जो सीड है उसके बाहर सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो हम उस हार्ड सीड कोट को ब्रेक कर दें या उसको सॉफ्ट बना दें, और उसके लिए हम सीड को सोक कर सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, या हम यूज़ कर सकते हैं हॉट वाटर। जब सीड को इनसे ट्रीट कराया जाता है तो इसका ये जो सीड कोट है ये डिसमेंटल होने लग जाता है एंड इट बिकम परमिएबल फॉर सब्सटेंस। तो दिस इज नोन एज क्लैरिफिकेशन। देन सेकेंड इज चिलिंग ट्रीटमेंट। हमने देखा था कि कुछ सीड जो है वो लो टेम्परेचर मिलने के बाद ही जर्मिनेट होते हैं, तो उस केस में दी सीड्स आर ट्रीटेड विथ लो टेम्परेचर, या उनको हम चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनका डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेकआउट हो जाए। देन थर्ड केस वी कैन टेक इज एक्सपोजर ऑफ ऑल्टरनेट टेम्परेचर। एक्सपोजर टू ऑल्टरनेट टेम्परेचर, एक बार हाई और एक बार लो टेम्परेचर देकर के भी हम डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक कर सकते हैं। देन लाइट, सीड को अगर हम रेड लाइट प्रोवाइड करें तो उनकी जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक हो सकती है। एक्सपोजर टू पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड विथ रेड लाइट। देन प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके भी सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है। उसमें सम सीड्स इफ कैप्ड एट 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर हम 18 से 20 डिग्री बढ़ा दें तो जर्मिनेशन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। देन ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब कुछ हार्मोन्स जैसे जिब्रेलिन और एथिलीन, ऐसे हार्मोन्स को यूज़ करके और हम डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जो सीड है वो उसमें जर्मिनेशन के लिए सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, बट वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले सीड कोट, देन इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, देन आफ्टर राइपनिंग पीरियड, देन उसके बाद टेम्परेचर, देन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। और इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम? क्लैरिफिकेशन से, चिलिंग ट्रीटमेंट से, एक्सपोजर टू ऑल्टरनेट टेम्परेचर, देन प्रॉपर लाइट, प्रेशर एंड बाय द यूज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। Now one more topic which is related to growth is photoperiodism. फोटोपीरियडिज्म का मतलब होता है प्लांट्स की ग्रोथ पर लाइट का इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियड का मतलब टाइम, तो कितने टाइम तक प्लांट्स पे लाइट पड़ती है और उसका क्या इफेक्ट होता है, या कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है, दैट इज़ नोन एज फोटोपीरियडिज्म। हमें पता है कि प्लांट की जो लाइफ है उसमें दो फेजेस होती हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव फेज, जिसमें फूल, शूट, लीव्स ये सब होती है, और इसके कंप्लीट होने के बाद में प्लांट्स में आती है जेनेटिक फेज, जिसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं फ्लावरिंग फेज।
ये जो फ्लावरिंग फेज है ये पूरी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद ही प्लांट में आती है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे एंड दैट वाज W.W. गार्नर। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज W.W. गार्नर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट के लिए जिस प्लांट को चूज किया था दैट वाज मैरीलैंड मैमोथ। मैरीलैंड मैमोथ। उन्होंने ये देखा कि ये जो प्लांट है इस प्लांट को जब हम स्प्रिंग में सो करते हैं, स्प्रिंग में लगाते हैं तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आती है। स्प्रिंग में अगर हम इसके सीड्स को लगाएंगे तो उस केस में जो फ्लावर है वो हमारे पास नहीं आती। लेकिन अगर इसे हम ऑटम में लगाते हैं और उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फील्ड में, स्प्रिंग में, तो इन दैट केस उसमें फ्लावरिंग आती है। इसी के आधार पर उन्होंने बोला कि जो लाइट का वेरिएशन है स्प्रिंग और ऑटम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो हिल्टन है उन्होंने हमें फोटोपीरियोडिज्म की डेफिनेशन दी, हिल्टमैन ने, एंड he concluded that the response of plant toward the interval of light। उन्होंने क्या बताया कि response of plant toward light is known as photoperiodism and it varies in different plant। अलग अलग प्लांट में ये रिस्पॉन्स जो होता है ये अलग अलग होता है। उन्होंने ये डेफिनेशन हमें 1969 में दी थी और इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्प्रिंग में सो करने पर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो समर में सो करने पर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट जो हैं उनको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। जैसे सबसे पहले हमने लिया शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, अब नाम से हमें क्या पता चलता है, शॉर्ट डे यानी कि छोटा दिन। तो प्लांट्स दैट फ्लावर व्हेन फोटो पीरियड इज अवेलेबल इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर शॉर्ट समय के लिए, शॉर्ट डे के लिए लाइट अवेलेबल है तो उस केस में उनमें फ्लावरिंग होती है और ये जो टाइम पीरियड है इट इज लेस देन 12 आवर्स लॉन्ग डे। और उनको चाहिए कंटिन्यूस डार्क पीरियड। जो डार्क पीरियड आएगा वो उनमें कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। ये तो है लाइट एंड दिस इज डार्क और ये जो पीरियड है ये कंटिन्यूस उनको मिल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बीच में उनको रोशनी दे दी या लाइट दे दी। कंटिन्यूस डार्क पीरियड अगर उनको मिल रहा है देन ओनली दे विल प्रोड्यूस फ्लावर, देन इट इज नोन एज शॉर्ट डे प्लांट। तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू से दैट लॉन्ग नाइट प्लांट है ये एक तरह से। ये प्लांट कैसे हो गए, लॉन्ग नाइट प्लांट, क्योंकि इनमें हमने जो है डार्कनेस वाला पीरियड है वो लंबा रखा है और 12 आवर्स से छोटा इनमें लाइट पीरियड रखा है। तो इनको हम लॉन्ग डार्क पीरियड भी बोल सकते हैं। इफ द पीरियड ऑफ देयर कंटिन्यूस डार्कनेस इज ब्रोकन बाय गिविंग द लाइट देन फ्लावर्स विल नॉट अपीयर। अगर हम ऐसा करते हैं कि बीच में सपोज इस पीरियड में यहाँ पर हम इसमें लाइट दे देते हैं तो उस केस में इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो कंटिन्यूस नाइट होनी चाहिए और 12 आवर्स से छोटा इनमें डे होना चाहिए, देन वी विल कॉल देम शॉर्ट डे प्लांट। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज लॉन्ग डे प्लांट। जो हम देख रहे थे दैट इज लॉन्ग डे प्लांट या हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट। अब नाम से हमें ये पता चलता है कि ऐसे प्लांट जो है इनमें डे कैसा होना चाहिए, लॉन्ग।
अगर डे लॉन्ग होता है तो ही इन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। दिस इज डे। अगर हम कंटिन्यूस किसी भी प्लांट को 16 आवर्स तक डे में रखते हैं या लाइट एक्सपोज करते हैं तो उस केस में इसमें फ्लावरिंग होती है, यानी कि इसमें डे हो गया लॉन्ग और नाइट हो गई शॉर्ट। अब एक केस हमारे पास ये आ सकता है कि हम 8 आवर्स तक इसमें ब्राइट लाइट दें, तेज़ रोशनी दें, फिर अगले 8 आवर्स के लिए हम इसको डिम लाइट दें और फिर इसमें डार्क दें, तो भी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट का जो एक्सपोजर है वो अवेलेबल हो रहा है। थर्ड केस हमारे पास ये आ सकता है कि हम इस प्लांट में 8 आवर्स तक डे लाइट दें, फिर 8 आवर्स के लिए हम इसमें नाइट कर दें या डार्क कर दें, और यहाँ पर हम अगर सपोज नाइट कर देते हैं और पीछे के जो रिमेनिंग है उसमें हम डिम लाइट देते हैं कंटिन्यूस, तो उस केस में भी इसमें फ्लावरिंग होगी। देन थर्ड केस ये हो सकता है कि हम इसमें 8 आवर्स के लिए डे और 16 आवर्स के लिए डार्कनेस कर दें। ये जो पीरियड है कंटिन्यू लॉन्ग आवर्स के लिए इसमें डार्कनेस कर दें, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स को कंटिन्यूस डे लाइट चाहिए, वेदर इट इज़ ब्राइट और इट इज़ डिम। अगर हम कंटिन्यूस डार्कनेस प्रोवाइड करेंगे तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसीलिए इन प्लांट्स को बोला जाता है लॉन्ग डे प्लांट। कंटिन्यूस डे लाइट होनी चाहिए। अगर डार्कनेस है, जैसे इस केस में सपोज अगर हम यहाँ पे डे कर देते हैं या एक और ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज डे और ये डार्कनेस का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ डार्कनेस। इसमें भी अगर हम इंटरप्शन करके यहाँ पर डिम लाइट दे देते हैं तो भी इसमें फ्लावरिंग होगी, यानी कंटिन्यूस डार्कनेस अवेलेबल होगी तो इन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। इनको चाहिए डे लाइट। डे लाइट में वो ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। देन थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है डे न्यूट्रल प्लांट। जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है, पहला हमने देखा लॉन्ग डे प्लांट, देन दूसरी कैटेगरी हमने देखी शॉर्ट डे प्लांट, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट। न्यूट्रल का मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता। तो दीज प्लांट्स हुज फ्लावरिंग प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड। इन पे फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता है एंड दे फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फोटो पीरियड। जैसे टमेटो है, कॉटन है, नॉट अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड। Flowers are produced in all the season. इनके लाइट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इन्हें हम बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। तो इस तरह से फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 कैटेगरी आती है, शॉर्ट डे प्लांट्स, देन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड देन डे न्यूट्रल प्लांट्स। We will see what is the site of photoperiodic stimulation, कि किस जगह से स्टिमुलेशन जो होता है फोटो पीरियोडिज्म का वो शुरू होता है। तो इट इज़ फ्रॉम द लीव्स। जो फोटो पीरियोडिज्म है इसका स्टिमुलेशन किसी भी प्लांट में लीव से होता है। किसी भी प्लांट की एक छोटी से छोटी लीव, दिस लीव इज केपेबल टू गेट द स्टिमुलेशन। ये जो लीफ होती है, छोटी से छोटी लीफ, ये स्टिमुलेशन लेने के लिए कैपेबल है। लेकिन अगर कोई प्लांट है वो वेल डेवलप्ड है, उसमें बड़ी बड़ी लीफ है और मतलब वेल डेवलप्ड है, देन उसमें स्टिमुलेशन बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। और जैसे जैसे ये प्लांट ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे स्टिमुलेशन कम होता जाता है।
तो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलेशन कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द फ्लोरल बड्स, कली पे पहुंच जाता है। और किसके थ्रू पहुंचेगा? बाय फ्लोएम। हमें पता है कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में फ्लोएम होता है, तो यहाँ पर स्टिमुलेशन गेन होने के बाद इट रीचेस टू द फ्लोरल बड बाय फ्लोएम। इस तरह से उनमें स्टिमुलेशन पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद में इसका जो मैकेनिज्म है, किसी भी प्लांट में जो फोटोपीरियोडिज्म का जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले यह है कि जो फोटोपीरियोडिज्म है उसमें फ्लावर के बनने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज फ्लोरिजन। जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है दैट इज फ्लोरिजन। तो इसके लिए दो थ्योरीज हमारे पास आती है। पहली फ्लोरिजन हाइपोथेसिस एंड द सेकेंड वन इज फाइटोक्रोम थ्योरी। ये दो थ्योरीज हमारे पास आती है। फ्लोरिजन हाइपोथेसिस जो है वो ये बताती है कि ये जो फ्लोरिजन कंपाउंड है ये दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से मिलकर के बनता है। पहला होता है जिब्रेलिन और दूसरा होता है एंथ्रासीन। ये दो कंपाउंड्स जो होते हैं ये मिलकर के फ्लोरिजन बनाते हैं। तो जिब्रेलिन जो होता है ये तो इसेंशियल कंपाउंड होता है लॉन्ग डे प्लांट में, और एंथ्रासीन जो होता है ये इसेंशियल कंपाउंड है शॉर्ट डे प्लांट में। हमने देखा है लॉन्ग डे प्लांट किसको कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट किसको कहते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग डे प्लांट जो होंगे उनमें जिब्रेलिन कंपाउंड बनता है एंड दिस जिब्रेलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडिशन एंड इंक्रीज ऑफ कॉलम। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए एडिशन एंड इंक्रीज ऑफ कॉलम। और जो एंथ्रासीन है ये शॉर्ट डे प्लांट्स में मिलता है और इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम किसी भी प्लांट से फ्लोरिजन हार्मोन को निकाल नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली फ्लोरिजन और द सब्सटेंस लाइक दैट हैव नेवर बीन आइसोलेटेड, सो दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि हम उस समय फ्लोरिजन हार्मोन जो है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो जो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है दैट इज फाइटोक्रोम। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज फाइटोक्रोम थ्योरी। फाइटोक्रोम थ्योरी was postulated by two scientists, that is Borthwick and Hendrick in the year 1950. According to this theory, plants में एक रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं फाइटोक्रोम पिगमेंट। दिस फाइटोक्रोम पिगमेंट इज ब्लूइश ग्रीन प्रोटीन। इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन प्रोटीन, और दो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है एंड दीज इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स आर फाइटोक्रोम 730 जिसे हम बोलेंगे PFR, फाइटोक्रोम 730 एंड P660 जिसको हम बोलेंगे फाइटोक्रोम रेड, और PR से हम इसको इंडिकेट करते हैं, इसको हम PFR से इंडिकेट करते हैं। नाउ होता क्या है इस थ्योरी में कि ये जो दोनों फॉर्म है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो डे टाइम में अगर हम दिन की बात करें तो उस केस में जब वाइट लाइट अवेलेबल होती है देन इन दैट केस फार रेड अब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम PFR हमने कौन सा देखा था, P730 वाला। तो ये जो P730 होता है इट गेट अक्यूमुलेटेड इन द प्लांट। ये बात हो रही है डे टाइम की, और उस केस में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है। जब P730 डे टाइम में प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है देन इट इनहिबिट द फ्लावर इन शॉर्ट डे प्लांट। अब जैसे जैसे नाइट आती है ऑन द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस, तो ये जो P730 है इट गेट कन्वर्टेड टू P660, और ये जो P660 होता है इट स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। तो इस तरह से ये जो दोनों हार्मोन हैं ये लाइट के कारण एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं और ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं।
इसलिए दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेड एंड द प्रीवियस वन इज रिजेक्टेड. In this way, photoperiodism affect the inducement of flower.